नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज का क्लास मैं लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल से। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है आगे भी पूछे जाने की। तो जो 150 का हमारा प्रीलिम्स होता है बीपीएससी का, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग में बिहार स्पेशल सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी आपको सटीक जानकारी होगी तो आपका वहाँ से नंबर आप सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में जो बिहार का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और करंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड, वो इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो दमयंती क्लासेस के थ्रू वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग देख लेते हैं आज। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है पादरी की हवेली, ठीक है। कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पटना में स्थित है, जिसका नाम है पादरी की हवेली। इसको सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, सेंट मैरी चर्च। साथ ही इसको बिशप हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है, मगर इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो जानकारी हो सकती है, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। इससे क्या होगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछकर घुमाकर या किसी दूसरे तरीके से कोई और क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें बिल्कुल मतलब ना फंसे। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े और वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक किया कीजिए। बहुत मेहनत से बनता है वीडियो, तो इससे थोड़ी सी मतलब सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पादरी की हवेली जो है उसको सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जानते हैं, बिशप हाउस के भी नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 1713 में रोमन कैथोलिकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। पादरी की हवेली के वास्तुकार हैं तिरेटू, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिहार के गिरजाघर के वास्तुकार कौन हैं, तो तिरेटू हैं। ये वेनिस वास्तुकार हैं, वेनिस वास्तुकार। और ये गोथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। गोथिक, पादरी की हवेली गोथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछता है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं और ये बुक 1949 में पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सबसे फेमस बुक है, जो सबसे फेमस रचना है, वो है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, 1946 में ये पब्लिश हुआ था और इसमें भारत विभाजन के कारणों और परिणामों का विस्तार से वर्णन है। बात करते हैं अगर इस बुक की, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, तो इसमें महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुभवों का वर्णन है और विशेष रूप से चंपारण सत्याग्रह का, विशेष रूप से चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुभव जो महात्मा गांधी के साथ थे उसका वर्णन है, ठीक है। और एक और बुक है सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण,
ये बुक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है, जो 1928 में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, आप यहाँ आंसर देख के चौंक जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के थे, क्योंकि बीपीएससी में 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उसमें जयराम दास दौलत राम, जो सब हर कोई याद रखते हैं, वो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के पहले के राज्यपाल हैं। सर जेम्स डेविड सिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। और ऑप्शन में अगर जयराम दास दौलत राम नहीं ये नाम है, तो हम लोग बिल्कुल इस नाम को पिक करेंगे, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड सिफ्टन, स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम बने, और अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बिहार में, ठीक है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल, ठीक है, स्वराज दल पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, तत्कालीन इलाहाबाद प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और किसने की थी? हाँ बिल्कुल, चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसी पार्टी का, इसी दल का, स्वराज दल की एक शाखा बिहार में श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता था? श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। इन्होंने ही स्वराज दल की बिहार में स्थापना की थी। ठीक है, इसके बिहार में स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री नारायण प्रसाद। ठीक है, श्री नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष बिहार के थे। ठीक है, हालांकि ये दल बिहार में उतना प्रभाव नहीं इस दल ने छोड़ा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? ठीक है, आई होप आपको पता चल रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद ने, स्वामी विद्यानंद जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। उत्तर बिहार के कई ज़िलों में, विशेष रूप से दरभंगा, ठीक है, विशेष रूप से दरभंगा के क्षेत्र में स्वामी विद्यानंद ने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो आंसर है शराबबंदी से। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। ये ऑपरेशन बिहार पुलिस द्वारा
चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य है शराबबंदी को सख्ती से लागू करना और अपराधियों को पकड़ना। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका है बतख मियाँ। ठीक है, बतख मियाँ जो थे वो चंपारण के जो नील बगान के जो अधिकारी थे उनके रसोइया थे, और खाने में गांधी जी को जहर देकर मारने की जो कोशिश की गई थी उससे बतख मियाँ ने गांधी जी को बचाया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाई थी। नेक्स्ट हमारा है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार का विरोध अन्य किस कर के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो आंसर है चौकीदारी कर। अब बिहार जो है वो समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून का विरोध तो हुआ ही, उसके साथ ही चौकीदार कर का विरोध बिहार में हुआ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा है, ध्यान रखेंगे कि चौकीदारी कर, ठीक है, चौकीदारी कर का विरोध किया था बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित जो बिहार की निर्वाचित सरकार थी उसने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रश्न पर, जो श्री कृष्ण सिंह के सरकार की मांग थी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दी जाए, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना और इस वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, पूरी सरकार ने ही इस्तीफ़ा दे दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता अशोक कुमार, दादा मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि अशोक कुमार जो हैं वो हमारे बिहार से थे, बिहार के भागलपुर से थे। इनके बारे में एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार का असल नाम कुमुदलाल गांगुली था। वे दादा मुनि के नाम से भी जाने जाते थे, जैसा मैंने बताया, और 1988 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था, और 1999 में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 90 वर्ष की अवस्था में 10 दिसंबर 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा हुई थी। पटना विमेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है पटना महिला महाविद्यालय। क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किस समाज के द्वारा हुई थी। तो द सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल सोसाइटी, द सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल सोसाइटी के द्वारा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए, जो उस वक्त के तत्कालीन बिशप थे बीजे सुलीवन, और इस सोसाइटी की जो सुपीरियर जनरल थी मदर एम जोसेकिन, एसी नाम था उनका, उन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली फाल्गु नदी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, इसी को निरंजना नदी भी कहते हैं। किन नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, बिहार में जो फाल्गु नदी बहती है वह किन नदियों के संगम से बनती है। तो आंसर इसका है मोहाना और लीलाजन। मोहाना और लीलाजन, लीलाजन ही निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है। तो इन दोनों के संगम से फाल्गु नदी बनती है। ये झारखंड के पलामू ज़िले से निकलती है और बिहार में गया और जहानाबाद से होती हुई, मतलब गया और जहानाबाद में बहती है और यहाँ से होती जहानाबाद में बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ये फाल्गु नदी
फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, क्लास आपको वाकई इंटरेस्टिंग लग रही है और आपके लिए लग रहा है कि बेनिफिशियल है तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और जो भी लोग नीडी हैं बिहार स्पेशल क्लास के लिए उनको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और भी जो क्लासेस हैं दमयंती क्लासेस पे, वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? 1990 के दशक में पहली बार चाय बागान ठाकुरगंज, किशनगंज में है ठाकुरगंज, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अब तो किशनगंज के और भी प्रखंडों में इसकी खेती की जा रही है चाय की। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये क्लास मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पर, किस ज़िले में क्या है स्पेशल। तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो मिट्टी जो है वहाँ की, वो चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो सबसे पहले 1990 के दशक में चाय की खेती ठाकुरगंज यानी कि किशनगंज में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011। ठीक है, अभी उसके बाद 2021 में होना था जनगणना, जो कि नहीं हो पाया कोविड के कारण। तो अभी हम लोग इसी डाटा को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पूछा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले बिहार के 3 ज़िले कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें दशकीय वृद्धि हुई वो मधेपुरा था, फिर किशनगंज और उसके बाद सिवान। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, मतलब चेंज करके ऑप्शन में दे देगा मधेपुरा, सिवान, किशनगंज, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह से करके भी क्वेश्चन पूछेगा। तो वहाँ आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, ध्यान में रखना है मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है, फिर है किशनगंज और उसके बाद है सिवान। ठीक है, और यहीं पे एक चीज़ अगर हम लोग और देख लें कि न्यूनतम, ठीक है, ये तो अधिकतम है दशकीय वृद्धि, न्यूनतम दर वृद्धि जो थी वो गोपालगंज, ये भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई थी? न्यूनतम गोपालगंज में, उसके बाद अरवल और उसके बाद दरभंगा। ठीक है, तो ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम में मधेपुरा दशकीय जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा मधेपुरा और सबसे कम गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ठीक है, शहरीकरण का स्तर क्या होता है कि मतलब राज्य की कुल आबादी का कितना परसेंट जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 11.3% ही है, लेकिन 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है, तो उसके अनुसार ये आपका करंट का भी क्वेश्चन, यहाँ पे बिहार करंट का भी क्वेश्चन इसको आप लेकर चलेंगे, वो है 17.1%। और आशा है कि 71st बीपीएससी में ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 17.1%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 17.1% है, मतलब कुल आबादी का 17.1% जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार के पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो मैथिली ठाकुर बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। बिहार के पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं मैथिली ठाकुर। इनके बारे में थोड़ा परिचय हम लोग देख लेते हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी ज़िले की रहने वाली हैं। 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्हें 8 मार्च 2024 को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष का सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैथिली एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मैथिली, उर्दू, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल और अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी मूल गीत, कवर और पारंपरिक लोक संगीत प्रमुखता से गाए हैं। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस स्थान पर खोला गया है? ठीक है, भारत में अभी तक 4 बर्ड रिंगिंग स्टेशन हैं। तो उत्तर बिहार में भागलपुर में, बिहार के किस स्थान में? तो भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। और जो अन्य 3 हैं वो तमिलनाडु में हैं, राजस्थान में है और उड़ीसा में है। ठीक है, और ये जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है इसका क्या अभिप्राय होता है कि जो प्रवासी पक्षी हैं, ठीक है, वो जब मतलब बिहार आते हैं तो उनके पंजों में रिंग पहनाकर उनके प्रवास, विकास, संख्या, उड़ान मार्ग, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जा सकता है। तो मतलब उनके पंजों में रिंग पहनाने का काम होता है इन स्टेशनों पर। तो उत्तर बिहार का पहला बिहार में खोला गया है बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का अभिशाप। ठीक है, तो बिहार का अभिशाप भी पूछे या शोक भी पूछे तो कोसी नदी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिहार में बाढ़ लाती है। ठीक है, तो बाढ़ से बिहार में जो तबाही होती है वो कोसी नदी के कारण होती है। और ये कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर से के रास्ते बिहार में दाखिल होती है। और बाढ़ जो है इस नदी के द्वारा जो बाढ़ आती है वो बिहार में बहुत तबाही करती है, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा और इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो नंबर ज़रूर सिक्योर करोगे बिहार स्पेशल के क्लास में। ठीक है, तो ऐसे क्लासेस लेकर मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।